स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1947, बी 1888, सी 1986, डी 1901। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1888। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मेडकॉफ मैकग्रेगर की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 3 जुलाई 1888 में की गई थी। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य सैन्य बलों द्वारा की गई टोही और खोजपूर्ण यात्राओं को सम्मानित करना था, लेकिन वर्ष 1986 में इस पुरस्कार के दायरे को बढ़ाकर इसमें सैन्य अभियानों और साहसिक गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीकी एशियाई आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना था। 3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना बांडुंग सम्मेलन के दौरान हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफ्रीकी एशियाई आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना था, अतः कथन 2 सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना बांडुंग सम्मेलन में नहीं हुई थी। बांडुंग में चर्चा किए गए सिद्धांतों द्वारा इसकी नींव रखी गई, लेकिन इस आंदोलन की औपचारिक स्थापना आगे चलकर वर्ष 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राजा राम मोहन राय ने भारत में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 2. वह सती प्रथा के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने वर्ष 1829 में ब्रिटिश शासन के तहत इस पर प्रतिबंध लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 3. उन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासी प्रथाओं का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद, तर्कसंगत दृष्टिकोण एवं सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, अतः कथन 1 सही है। वह सती प्रथा के खिलाफ प्रमुख प्रचारक थे और उनके प्रयासों से वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के तहत बंगाल सती विनियमन 1829 के माध्यम से इसका उन्मूलन हुआ, अतः कथन 2 सही है। राजा राम मोहन राय ने अन्य सुधारकों के साथ मिलकर वर्ष 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। 3. सॉलिसिटर जनरल मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है, जो सरकार का प्राथमिक विधि अधिकारी होता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन 1 सही है। सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संवैधानिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा न्यायोचित और प्रवर्तनीय है। 2. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व न्यायपालिका द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय है। 3. भारतीय संविधान में संघ स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भाग 3 के तहत मूल अधिकार न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि यदि उल्लंघन किया जाता है तो नागरिक उनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय में मांग कर सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। भाग 4 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत हैं और अदालतों द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, हालांकि वे शासन का मार्गदर्शन करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय संविधान में संघ स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत जैसे मजदूरी या कच्चे माल में वृद्धि के कारण होती है। 2. मुद्रास्फीति जनित मंदी से तात्पर्य उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ कम आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी की स्थिति से है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन की बढ़ती लागत जैसे कि मजदूरी या कच्चे माल, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करती है। अतः कथन 1 सही है। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है, न कि खुदरा स्तर पर, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा कवर किया जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, कम आर्थिक विकास और उच्च बेरोजगारी एक साथ देखी जाती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में लगातार 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीट वेव की घोषणा की जाती है। 2. हीट वेव मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है और इसका प्राकृतिक मौसम पैटर्न से कोई संबंध नहीं है। 3. हीट इंडेक्स के अंतर्गत तापमान और आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म लहर के दौरान होने वाली असुविधा का आकलन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीट वेव की विशेषता अत्यधिक उष्मित मौसम की एक दीर्घ अवधि है जिसमें सामान्यतः उच्च आर्द्रता होती है, जिसके कारण असुविधा और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीट वेव की घोषणा तब करता है जब किसी क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, या 40 डिग्री सेल्सियस मैदानी क्षेत्र में या 30 डिग्री सेल्सियस पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंच जाए। इसमें 2 दिनों तक तापमान का 45 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से हीट वेव की प्रबलता बढ़ती है और साथ ही उच्च दाब प्रणालियों और एल नीनो जैसी प्राकृतिक मौसम पैटर्न का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हीट इंडेक्स के अंतर्गत तापमान और आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म लहर के दौरान होने वाली असुविधा का आकलन किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस नीति में पूर्ववर्ती 10+2 प्रणाली के स्थान पर नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या प्रणाली लागू की गई है। 2. NEP 2020 द्वारा त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। 3. NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 नीति में पूर्ववर्ती 10+2 प्रणाली के स्थान पर नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या प्रणाली लागू की गई। अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के क्रम में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, लेकिन इसके तहत विशेष रूप से हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसके बजाय इस नीति के तहत भाषाओं के चयन में लचीलेपन के साथ मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हिंदुकुश क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हिंदुकुश उत्तर में अमू दरिया घाटी को दक्षिण में सिंधु नदी घाटी से अलग करता है। 2. आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद बर्फ और हिम की प्रचुर मात्रा के कारण इस क्षेत्र को तृतीय ध्रुव कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंदुकुश क्षेत्र। हिंदुकुश उत्तर में अमू दरिया या प्राचीन ऑक्सस घाटी और दक्षिण में सिंधु नदी घाटी के बीच एक प्राकृतिक रेखा का निर्धारण करता है। अतः कथन 1 सही है।
हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र, जिसमें हिंदू कुश शामिल है, को इसके वृहद बर्फ और हिम क्षेत्र के कारण तृतीय ध्रुव कहा जाता है, जो आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे व्यापक है। अतः कथन 2 सही है। हालांकि बृहद हिंदू कुश क्षेत्र 8 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में विस्तृत है, किंतु हिंदू कुश पर्वतमाला मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गलवान घाटी भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। 2. यह घाटी गलवान नदी द्वारा निर्मित है, जो काराकोरम रेंज से निकलती है और श्योक नदी में मिल जाती है। 3. गलवान घाटी पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख में LAC के अनुदिश अवस्थित है, जो भारत और चीन के बीच विवादित सीमा को चिन्हित करती है। अतः कथन 1 सही है। काराकोरम रेंज से निकलने वाली गलवान नदी से इस घाटी का निर्माण हुआ है और पश्चिम की ओर बहते हुए सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक नदी में यह मिल जाती है। अतः कथन 2 सही है। गलवान घाटी पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में अवस्थित है, क्योंकि यह लद्दाख में सब सेक्टर उत्तर का भाग है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लाडली बहना योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2023, बी 2021, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।